हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में सीखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है और से। तो ये एक फ्लो चार्ट है और जिसमें दिखाया जाएगा कि रिएक्टिविटी के बेस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले आता है ओर्स में। देखिए, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखी जाती है कि वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, मॉडरेट है या लीस्ट रिएक्टिव है। तो उसके बेस पे जो उसकी प्रोसेस होती है उसके बाद ही इससे प्योर मेटल को रिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी जिन मेटल्स की बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो इनको पहले क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और फिर ये मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं और फिर उसे हम प्योर मेटल की फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। और जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड के ओर्स, यानी जिसमें CO3 2- कंपाउंड हो, या सल्फाइड यानी कि सल्फर S2-। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हो तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे मीडियम रिएक्टिविटी के। तो जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, तो ये सब कैल्कुलेशन और रोस्टिंग इनके मेथड से इनको रिफाइन किया जाता है। तो जिसमें कार्बोनेट के ओर्स होते हैं और जब उसे कार्बोनेट को हम जब प्योर मेटल की फॉर्म में, यानी जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैल्कुलेशन। यानी जिस भी ओर्स में कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हों वो हमारे कैल्कुलेशन, और जिसमें सल्फाइड के वो हमारा रोस्टिंग। और उसके बाद ऑक्साइड की फॉर्म में आते हैं ये, और फिर इसको रिडक्शन कर दिया जाता है, यानी कार्बन के साथ रिएक्शन की जाती है तो वो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद उसका प्योरिफिकेशन होता है और जिससे हमें जितने भी प्योर मेटल हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। और एक होते हैं मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो इसमें सल्फाइड के ओर्स होते हैं। तो जिसमें सल्फाइड के ओर्स होते हैं तो इसे रोस्टिंग की मदद से, यानी इसके मेथड से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक मेटल मिल जाएगा। और मेटल्स को प्योरिफिकेशन के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये कंसंट्रेशन के बेस पे इनको डिस्टिंग्विश किया गया है। और मैं इसमें आगे इसके रिएक्शन के साथ ही इसके एग्जांपल दूंगा जिससे और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग की प्रोसेस दिखाई जाएगी रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे पहले आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल मरकरी फ्रॉम सिनाबार। यानी सिनाबार एक ओर्स है और इस ओर से हम मरकरी को फाउंड करेंगे। तो इसकी प्रोसेस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ रिएक्शन होगी मरकरी सल्फाइड और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो जब इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये हमें मरकरी ऑक्साइड प्राप्त हो गया है। तो जो मैंने बताया था कि जितने भी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उसमें सल्फाइड के ओर्स होते हैं। देखिए, सल्फाइड के ओर्स हैं और इसको हम रोस्टिंग की मदद से, यानी जब ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन करते हैं और हीट देते हैं तो फिर क्या होता है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे जो मरकरी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी हो जाती है और यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड बन जाता है। तो अब यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। अब इसको हीट करने पर क्या होगा, हमें मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो हमें इसके बाद और हीट करने पे मरकरी ऑक्साइड को हमें मिल गया मरकरी। तो यही हमें चाहिए था।
अब एक और देख लेते हैं। अब कॉपर जो है, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड एक और है और हमें इससे कॉपर फाउंड करना है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फाइड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें प्राप्त होगा कॉपर ऑक्साइड, यानी जो सल्फर है अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पे बना देगा सल्फर ऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे कॉपर ऑक्साइड और जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉपर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इस बेस पे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी जो मेथड होता है वो हमारा होता है रोस्टिंग मेथड। और इसके बाद अब देखते हैं मेटल सीरीज एक्टिविटी के जितने भी मेटल्स होते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन दी मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो मैंने फ्लो चार्ट में बताया था कि इसमें रोस्टिंग और कैल्कुलेशन मेथड आएंगे, तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है रोस्टिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जिंक सल्फाइड लेते हैं हम, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। और जिसमें भी सल्फाइड के ओर्स होते हैं वो मैंने बताया रोस्टिंग होती है। और इसके बाद देखते हैं कैल्कुलेशन। तो जिसमें कार्बोनेट के ओर्स होते हैं वो हमारा कैल्कुलेशन होता है, यानी कि जिंक कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमें प्राप्त होता है। अब देखिए दोनों के बाद सेम प्रोसेस आती है, हमें मेटल ऑक्साइड मिलते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो जो भी हमें मेटल ऑक्साइड मिलते हैं तो उसको हमें रिडक्शन करना होता है। तो रिडक्शन अब कैसे करेंगे, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये मैंने फ्लो चार्ट में पहले से ही बता रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, कोक का यूज करेंगे। तो जो कोक होता है क्या होता है, ये इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है और इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट ही बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है तो यहाँ पे कार्बन के साथ ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारा प्योर जिंक, यानी पूरा शुद्ध रूप है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस है रोस्टिंग और कैल्कुलेशन की, दोनों का सेम मेथड है, यानी कि दोनों को हीट के साथ, हीट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करानी होती है। और इसमें रोस्टिंग में सिर्फ सल्फाइड के ओर्स होते हैं और कैल्कुलेशन में कार्बोनेट के CO3 - और दोनों में ही मेटल ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड था। और उसके बाद हम कोई सा भी मेटल ऑक्साइड हो तो उसको हम कार्बन के साथ रिएक्शन करा के, यानी जैसे कोक है रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और जिंक हमें पूरी तरह यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हम मेटल को ऑब्टेन करेंगे। तो जैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, चाहे एल्युमिनियम हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनकी मदद से हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं तो ये उसको डिस्प्लेस करते हैं
और इस वजह से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो इसको रिएक्शन से देख लेते हैं। और हाँ, ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक भी होती है, यानी बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो इसको हम देखते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, इसको हम एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे हैं और इसको हीट देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमें मैग्नीज प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और हीट, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, और इसको भी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट देने पर क्या होगा, हमें प्योर आयरन मिलेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो उसने मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया है और ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस कर ली है। और ऐसे यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली है और यहाँ पे हमें आयरन मिल जाता है। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू इनको हम प्राप्त कर पाते हैं। और जितने भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो इसी यूज में आते हैं, ताकि हमें आयरन और मैग्नीज जैसे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो हमें मिल पाए। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अब इस मेथड से हम किसी भी मेटल को कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सेटअप है वो मैं बताता हूँ। तो ये एक वेसल है और इसमें 2 कार्बन की छड़ है और ये कैथोड है और ये एनोड। आप सीधे से समझ सकते हैं कि कैथोड जो होता है वो कैटायन की तरह होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज एनोड, जो पॉजिटिव कैरी करते हैं या नेगेटिव कैरी करते हैं। और यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पर एक की, ये अभी मैंने बनाई नहीं है क्योंकि इसके बाद वाला रिएक्शन बताऊंगा। और इसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एसिडिक है। और यहाँ पर जो ये छड़ है ये हमारा इम्प्योर कॉपर है और हमें प्योर कॉपर चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये जो की है अभी ये ओपन सर्किट है, जब इसको क्लोज सर्किट करते हैं, यानी जब ये पूरा क्लोज सर्किट हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी कि जितना भी कॉपर सल्फेट है, यानी जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये ब्रेक हो जाता है कॉपर 2+ और SO4 2-, यानी कि जो इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो इसमें भर रखा है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कॉपर और सल्फेट में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कॉपर सल्फेट के जो ब्रेक हुए हैं, ये कॉपर सल्फेट ये बहुत सारे होते हैं। और जो कॉपर होता है वो इस छड़ के साथ स्टिक हो जाता है और जितना भी कॉपर होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ चलते हैं। यानी कि जितना भी इसमें कॉपर होगा, यानी जो सॉल्यूशन का कॉपर होगा वो कैथोड में आके स्टिक हो जाएगा, और जो इम्प्योर कॉपर होगा वो जो सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो गई है वो उसको पूरी करेगा। यानी कि जो इसमें कॉपर है सॉल्यूशन में वो कैथोड में स्टिक हो जाएगा, और यहाँ पर जो कॉपर जो यहाँ पे इसकी कमी है ये प्योर कॉपर उसको भर देगा, यानी जो इम्प्योर कॉपर है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, जो इसकी थिकनेस होती है ये बहुत ही कम हो जाती है, थिक से थिन हो जाता है, और जो ये थिन है ये थिक हो जाती है। यानी जो ये छड़ है, ये जो रॉड है ये पतली हो जाती है, और जो ये रॉड है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, यानी कि छड़ मोटी हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, जितना भी इसमें इम्प्योरिटी होगी, शुद्ध कॉपर यानी बिल्कुल प्योर कॉपर तो इसमें स्टिक हो जाएगा कैथोड में, और जितनी भी इम्प्योरिटी होगी
वो सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है, वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी इम्प्योरिटी है वो यहाँ के जम जाएगी, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं एनोड पंख। और ये इम्प्योरिटी होती है, और एनोड इसलिए बोलते हैं एनोड पंख क्योंकि ये एनोड पे स्टिक था और उससे ही ये इम्प्योरिटी यहाँ पे बॉटम पे सेटल डाउन हो गई है। तो इस प्रकार के प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम कॉपर जैसे कई और जितने भी हैं, जैसे जिंक हो गया, इसको भी हम ऑब्टेन करते हैं। तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एलॉयज। तो एलॉयज हम किसे कहते हैं? तो एलॉयज आपको पता होना चाहिए कि एक मेटल और नॉन मेटल का एक मिश्रण होता है, यानी कि दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। यानी कि मेटल को मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ एक मिक्सचर होता है होमोजेनियस, यानी कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सेम फेस के होते हैं। तो यानी हम किसी भी मेटल और मेटल को या मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ हम मिक्सचर यानी मिक्सड कर देते हैं, तो वो एक एलॉय बन जाता है। तो अब एलॉय का यूजेस किस में है? तो यानी ड्यूरेबल हो और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं एलॉयज। और इससे क्या होता है कि कुछ जैसे भारी भारी जितने भी थिंग्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लाइट वेट हो जाती हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे इसके यूजेस हैं। और ये हार्ड भी होती हैं, यानी कि लाइट वेट के साथ ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती हैं। तो ये भी इसका बहुत बेनिफिट है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है स्टील। तो स्टील किसका मिक्सचर होता है? हार्ड आयरन और कार्बन का। तो यानी ये एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, यानी आयरन और कार्बन। तो ये जो मिक्सचर है ये हमारा स्टील कहलाता है। और जो स्टील है ये हमारा काफ़ी चीज़ में यूज है, जैसे रोड या रेलवे के जितने भी पटरियाँ होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी सामान होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं और उनमें भी काम आता है। और इसके बाद है नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या होता है? आयरन, निकेल और क्रोमियम, यानी ये तीनों ही मेटल हैं। तो इनका जो मिक्सचर होता है वो बनाता है स्टेनलेस स्टील। तो इसका आपको यूज पता ही होगा, बर्तन वगैरह जितने भी होते हैं, यूटेंसिल्स, वो सब इसी एलॉय से बनते हैं। थर्ड है ब्रास। तो जो ब्रास है ये किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। और जितने भी डेकोरेटिव सामान होते हैं वो सब इसी से होते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें भी ये काम आता है। फोर्थ है ब्रॉन्ज, कांसा। ये कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। और इसका यूजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कॉइन्स हो गए या ब्लेड हो गई, वो सब ब्रॉन्ज की मदद से ही बनते हैं। फिफ्थ है हमारा सोल्डर। तो जो सोल्डर होता है वो लेड और टीन का मिक्सचर होता है। ये कैसा एलॉय है?
जितने भी मेटल के पीसेस होते हैं उनको जोड़ने में काम आता है, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गई। और लास्ट है आपका अमलगम। ये किसका मिक्सचर होता है? ये होता है मरकरी और दूसरा कोई भी आप मेटल ले सकते हैं, यानी कि एनी अदर मेटल। जैसे हम यहाँ सोडियम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम एमलगम। तो यहाँ पर मरकरी और कोई मेटल जैसे सोडियम, इसके साथ अगर इसका जो मिक्सचर है ये हमारा एमलगम कहलाता है। और इसका क्या यूज होता है? जितने भी डेंटिस्ट होते हैं वो सोडियम अमलगम या फिर एमलगम का यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा इस चैप्टर का पार्ट 3 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।